आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब तक हमें पता था कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कराते हैं तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इसी का रिवर्स प्रोसेस है कि अगर किसी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा दें तो इस कंडक्टर में एक करंट जनरेट हो जाती है। इसको प्रैक्टिकली करके देखा गया कि कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि इस करंट की प्रेजेंस को ये बता सके। तो इसके पास जब मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया, इसके फील्ड को इसके पास लाए, तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट जनरेट होती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि करंट जनरेट कब होगी, किस कंडीशन में होगी और कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी, ये समझेंगे आज के वीडियो में। तो इसके लिए पहले समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस लिंक कर रही हैं, यानी उसके साथ टच हो रही हैं। जैसे कि ये मान लीजिए एक सरफेस है, इसका एरिया ए है और इसको रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसमें इतनी लाइन ऑफ फोर्सेस टच कर रही हैं, मान लीजिए बी टच कर रही है लाइन ऑफ फोर्सेस, और इसका एरिया वेक्टर ए है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा बी डॉट ए, यानी बी और ए का डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है बी ए कॉस थीटा। अब इसके आगे समझते हैं कि एक प्रैक्टिकल करके देखा गया कि इस कॉयल के पास एक बार मैग्नेट को लाए और मैग्नेट को इस कॉयल के करीब लाते गए। तो इस पर देखिए लाइन ऑफ फोर्सेस टच कर रही हैं, 1 2 3। ये समझाने के लिए 3 लाइन ऑफ फोर्सेस है, वैसे तो बहुत सारी होंगी लाइन ऑफ फोर्सेस, लेकिन ये तय है कि जब इसके करीब लाएंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो इसके साथ टच कर रही हैं वो इंक्रीज करती जाएंगी। यानी पहले 3 टच कर रही थी, इसके बाद 1 2 3 4 5, अब ये इंक्रीज कर गई, 5 हो गई, और करीब भी आएंगे तो और बढ़ जाएंगी। तो जैसे जैसे मैग्नेट इसके करीब जा रहा है, यानी मैग्नेट को स्लाइड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इसके करीब, वैसे वैसे लाइन ऑफ फोर्सेस जो लिंक कर रही थी इसके साथ वो इंक्रीज कर रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स था वो चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉयल के अंदर करंट जनरेट हुई। इसको प्रैक्टिकली देखा गया कि इस कॉयल में लगा दिया गैल्वेनोमीटर और इस बार मैग्नेट को इसके करीब लाए, तो देखिए करंट जनरेट हुई, यानी इसमें डिफ्लेक्शन हुआ नीडल में। इसके बाद जब मैग्नेट को वापस ले गए तब भी डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन अब की डिफ्लेक्शन रिवर्स साइड में हुआ। तो ये समझ में आ रहा था कि जब फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो डिफ्लेक्शन इसका राइट साइड में था, यानी करंट मान लीजिए क्लॉकवाइज फ्लो कर रही थी। तो जब फ्लक्स डिक्रीज होने लगा तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। इसके बाद अब की इस कॉयल को इसके करीब ले गए, तब भी डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये समझ में आया कि जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉयल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिससे इंड्यूस्ड करंट मिलती है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, यानी करंट कितनी इंड्यूस होती है, इसके लिए इस बार मैग्नेट को इसके पास धीरे धीरे लाए, आहिस्ता आहिस्ता लाए। तो देखिए डिफ्लेक्शन इसका इतना हुआ। अब की बार इस बार मैग्नेट को तेज़ी से लाए तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ। इसका मतलब कि फ्लक्स जितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा था तो करंट ज़्यादा फ्लो कर रही थी, और अगर फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो रहा था तो करंट कम फ्लो कर रही थी। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरह फैराडे के 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ये है कि जब कंडक्टर को किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि कंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है अगर वो वेरी कर रही है, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। और अगर कंडक्टर क्लोज सर्किट है तो उसमें करंट फ्लो करेगी, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि ये सर्किट में जब ये स्विच ऑफ है, यानी कि ओपन है ये, तो ये ओपन सर्किट है, और जब स्विच को ऑन कर दिया और इसमें करंट फ्लो करने लगी तो ये क्लोज सर्किट हो गया। अब इनका सेकेंड लॉ ये था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फ्लक्स के चेंज होने के रेट पर डिपेंड करता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा अभी हमने देखा था कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब करंट का डायरेक्शन किधर होता है इसको बताया था लेंज ने। तो लेंज लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो होती है, तो डायरेक्शन उसका इस तरह से होता है कि जिस वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है तो वो उसका अपोज करता है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये कॉयल है और इस कॉयल के पास बार मैग्नेट को लेके आएंगे तब इसमें करंट इंड्यूस होगी। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इसको इसके करीब आने का वो अपोज करेगा, यानी कि अगर नॉर्थ पोल इसके करीब जाएगा
तो ये एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, तभी इसको रिपेल करेगा, इसका अपोज करेगा। तो जब इसके करीब लाएंगे तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और करंट का डायरेक्शन इसका देखिए ये होगा, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन ये होता है ना, इस तरह से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये वापस जाने लगेगा तो ये वापस जाने से इसका अपोज करेगा, यानी कि ये बिहेव करेगा एक साउथ पोल की तरह, ताकि इसको अट्रैक्ट करके रखे। तो अब डायरेक्शन होगा करंट का यहाँ पर क्लॉकवाइज। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। जब नॉर्थ पोल को इसके करीब ला रहे होंगे तो ये नॉर्थ पोल की तरह बनेगा, बिहेव करेगा, तभी इसको ये रिपेल करेगा, इसका अपोज करेगा कि ये मेरे करीब ना आने पाए, तो ये नॉर्थ पोल बनेगा। तब नॉर्थ पोल का डायरेक्शन जो होता है करंट का नॉर्थ पोल में, वो इस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये वापस जाने लगेगा तब फिर ये अपोज करेगा कि ये वापस ना जाए, तब इसको ये अट्रैक्ट करेगा, तब ये बिहेव करेगा एक साउथ पोल की तरह। तो साउथ पोल में करंट डायरेक्शन होता है इस तरह से क्लॉकवाइज। तो ये लेंस लॉ बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा।